नमस्कार दोस्तों। द लिसन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम लोगों ने हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी में जो हमारी यूनिट नंबर 1.3 है, इसकी जो 1.3 का जो टाइटल है या इसका टॉपिक है कि हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन में जो थिंकर्स हैं उसमें हमने जीएच मीड को पढ़ लिया है, इरविन गॉफमैन को पढ़ लिया है और अभी हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड शुट्ज़। अल्फ्रेड शुट्ज़ का जो है वो फिनोमेनोलॉजी यानी प्रघटना शास्त्र से जुड़े हुए सिद्धांतकार हैं अल्फ्रेड शुट्ज़, प्रघटना शास्त्र। और इनके प्रघटना शास्त्र को हम लोगों ने फिनोमेनोलॉजी या हम कहें समृद्ध शास्त्र के भाग 1 पार्ट 1 के नाम से हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन उस लेक्चर में हुआ क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और मैं तो एलो से ही उसको हाईलाइट कर रहा था, लेकिन वो ब्लैक हो गया। लेकिन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उसकी पीडीएफ मैंने आपको भेजी दी है। तो आज हम थोड़ा सा सतही तौर पर अगर कहें तो फिनोमेनोलॉजी को बता देते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। और मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा पी वाई क्यूज़ पर, पी वाई क्यूज़ यानी पिछले साल के प्रश्नों पर। चलिए, तो फिनोमेनोलॉजी को अगर हम देखें तो यह अंग्रेजी भाषा के फिनोमेनन से बना है और फिनोमेनन यूनानी भाषा का शब्द। प्रघटना शास्त्र या इसका फिनोमेनोलॉजी का मतलब होता है या फिनोमेनन का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना को देखना। फिनोमेनोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग अपनी किताब में किया था वो हीगल ने किया था, लेकिन लेमार्ट ने ज्ञान मीमांसा में भी फिनोमेनोलॉजी का, मैं केवल यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। पढ़ा तो मैं चुका ही हूँ, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी उस वीडियो में, इसलिए यहाँ पर रिवाइज करना था। लेकिन एडमंड हर्सल जो है, इनका जो फिनोमेनोलॉजी है, इन्हें फिनोमेनोलॉजी का जनक कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, हर्सल ने अपनी पुस्तक लिखी 1969 में, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी। और फिनोमेनोलॉजी की जो विशेषता है, प्रघटना शास्त्र की जो विशेषता है, प्रघटना शास्त्र एक दर्शन शास्त्र की शाखा है। दर्शन शास्त्र में क्या होता है कि किसी भी घटना को जब हम देखते हैं तो उस पर प्रश्न लगाते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी भी व्यक्तिनिष्ठवाद से प्रारंभ होता है और यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, या हम कहें कि यह एक फिनोमेनोलॉजी दर्शन शास्त्र की एक विधि है। फिनोमेनोलॉजी की शुरुआत व्यक्ति से होती है। व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव पर जो प्राप्त करता है फिनोमेनोलॉजी में उसको शामिल किया जाता है। यानी व्यक्ति अपनी इंटरसब्जेक्टिविटी के आधार पर, अपने स्व ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ें प्राप्त करता है वो फिनोमेनोलॉजी का हिस्सा है। फिनोमेनोलॉजी जो समाज है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि फिनोमेनोलॉजी जो समाज है, यानी समाज को एडमंड हर्सल ने इसको एक जीवन जगत शब्द के रूप में प्रयोग किया। कहा है कि व्यक्ति का जो जीवन जगत है, यही जीवन जगत व्यक्ति की चेतना को निर्धारित करता है और व्यक्ति अपनी चेतना के आधार पर भी इस जीवन जगत को देखता है। तो एडमंड हर्सल जो है, आपके जो हसरल हैं, इन्होंने फिनोमेनोलॉजी में क्या किया है कि 4 सिद्धांतों की बात की है। यहाँ पर देख लेते हैं कि फिनोमेनोलॉजी की 2 ब्रांच हैं, एक यूरोपियन ब्रांच है और एक अमेरिकन ब्रांच है। अमेरिकन ब्रांच में फिनोमेनोलॉजी के समर्थक जॉर्ज सातियाना है और यूरोपियन ब्रांच है जो, या यूरोपियन शाखा है फिनोमेनोलॉजी की, उसमें हसरल और शुट्ज़ हैं। ठीक है, शुट्ज़ ने हसरल के फिनोमेनोलॉजी में अमेरिका के अंतःक्रियावाद को शामिल कर दिया था, लेकिन अमेरिका में जो जॉर्ज सातियाना का फिनोमेनोलॉजी था, वहाँ की उपयोगितावाद ने, या वहाँ के हम कहें कि जो उपयोगितावादी कल्चर था, उसने जॉर्ज सातियाना के फिनोमेनोलॉजी को आगे नहीं बढ़ने दिया। एडमंड हर्सल कहते हैं कि फिनोमेनोलॉजी एक विधि है जो व्यक्ति जो व्यवस्थित रूप से अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। यह स्वीकृत मानकों को अस्वीकार करके उसमें व्यापक अर्थ को सामने लाने का काम करती है। अगर आप इसको बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिनोमेनोलॉजी का पार्ट 1 देख लीजिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया। बस यहाँ पर तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और फिनोमेनोलॉजी एक दर्शन शास्त्र की शाखा है और यह एक विधि भी है। यह सिद्धांत नहीं मानते हैं फिनोमेनोलॉजी को। फिनोमेनोलॉजी सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक पार्ट है। फिनोमेनोलॉजी किसका है? सूक्ष्म समाजशास्त्र का एक पार्ट है। और फिनोमेनोलॉजी
जो प्रत्यक्षवादी विज्ञान है इसकी आलोचना करता है और यह लघु स्तरीय अध्ययनों पर बल देता है। फिनोमेनोलॉजी आंतरिक जगत यानी व्यक्ति के जो अंतः प्रज्ञा है उसके आधार पर या व्यक्ति के अनुभव के आधार पर समाज को समझने का प्रयास करता है। फिनोमेनोलॉजी की शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति किसी भी पूर्वाग्रह और दार्शनिक बोध से बिल्कुल अपने आप को बाहर समझता है, और वह जब व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह या मान के चले कि पहले के जब मूल्यों से अपने आप को अलग कर कर सब समाज का अध्ययन करता है तो वो फिनोमेनोलॉजिस्ट कहलाता है। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी, अगर पढ़ाने को बैठेंगे तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं है। एडमंड हर्सल जो है इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है, और इनकी जो पुस्तक है फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी इन 1936 में ये प्रकाशित हुई और इसका अनुवाद 1965 में हुआ। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी ये 1913 की है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन 1961 में हुआ। एडमंड हर्सेल का जो फिनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी है उसमें इन्होंने 4 विशेषताएं बताई। मैंने बताया था कि बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा क्या है, इसकी उन्होंने बात की कि व्यक्ति का जो आंतरिक अनुभव है और एक वस्तुपरक जो बाह्य दुनिया है, इसमें ये कहते हैं ये अंतर है, और बाह्य दुनिया को व्यक्ति क्या करता है अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, स्वयं की चेतना के अनुभव के आधार पर समझता है, और इन्होंने इन दोनों चीज़ों में अंतर किया था। चेतना के लक्षण ये कहते हैं व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है या उसके जो प्रॉपर्टीज है वो सामाजिक जीवन जगत, हम जिसको कहें सोशल वर्ल्ड के आधार पर बनता है, और यह सोशल वर्ल्ड क्या है, समाज के मूल मानक प्रथा रीति रिवाज इन सब के आधार पर व्यक्ति की चेतना का निर्धारण होता है। एडमंड हर्सल जो है वो प्राकृतिक अनुभववाद की आलोचना कहते हैं कि प्राकृतिक अनुभववाद है जो विज्ञान है, ये कहता है कि जो समाज की दुनिया जो एक दुनिया है, इस दुनिया के बाहर सामाजिक तथ्यों की एक दुनिया है, और सामाजिक तथ्यों को आप वैज्ञानिक विधि के आधार पर समझ सकते हैं। वो कहते हैं, एडमंड हर्सल कहते हैं कि नहीं, इन सामाजिक तथ्यों को हम किसी पैरामीटर या किसी मापने वाली या किसी वैज्ञानिक विधि के आधार पर नहीं समझ सकते हैं, बल्कि इनको तो हम अपने अंतः प्रज्ञा के आधार पर समझ सकते हैं, स्वयं के अनुभव के आधार पर समझ सकते हैं। और समाज विज्ञान में एक दार्शनिक विकल्प भी प्रस्तुत किया था, कहा था कि हमें अमूर्त नियमों का सिद्धांत करना चाहिए, यह अमूर्त नियम हमारे अपने स्वयं के अंतः चेतना के आधार पर बनते। तो इसका अगर आप बहुत डीप तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिनोमेनोलॉजी का पहला वाला आप वीडियो देख लो। ये मैंने सब बुनियादी दर्शन शास्त्र की द्विविधा, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ बहुत डीप पे पढ़ाया है, 30-40 मिनट केवल इसी पे बोले हैं, ठीक है। जॉर्ज सात्याना जो है वो फिनोमेनोलॉजी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप समाज की सच्चाई को वास्तविक रूप से समझना चाहते हैं तो आप एनिमल फेथ मत करो, समाज के जो रूल्स नियम रेगुलेशन है आप उन पर एनिमल फेथ मत करो, आप उन पर संदेह की सुई को इतना गहरा चुभाओ कि आप वास्तविक सार को, वास्तविक एसेंस है उसको आप बाहर निकाल के ले आओ। तो कहते हैं कि हमें हर सामाजिक घटना को संदेह की दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तभी हम किसी भी घटना के वास्तविक यथार्थ को समझ सकते हैं। हमारे सिलेबस में अगर आप देखोगे यूजीसी नेट में तो अल्फ्रेड शुट्ज दिए गए हैं, और अल्फ्रेड शुट्ज का जो फिनोमेनोलॉजी है यहीं से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, लेकिन अल्फ्रेड शुट्ज को समझने के लिए हमें जॉर्ज सात्याना को भी समझना आवश्यक है और हर्सेल को भी समझना जरूरी है, तभी हम अल्फ्रेड शुट्ज के विचारों को समझ सकते हैं। तो अल्फ्रेड शुट्ज का जो अध्ययन है, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द स्टडी इन फेनोमेनोलॉजी और द स्टडी इन फेनोमेनोलॉजी कल फिलॉसफी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और अल्फ्रेड शुट्ज जब अपने फिनोमेनोलॉजी की व्याख्या करते हैं तो वो सामाजिक जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की आलोचना से प्रारंभ करते हैं और कहते हैं मैक्स वेबर जब अपनी सामाजिक क्रिया की व्याख्या करते हैं तो इस सामाजिक क्रिया की व्याख्या में कर्ता का बोध कहाँ से प्राप्त होता है इस चीज़ की वो बात नहीं करते, तो इन्होंने इस बोध की बात की है। और अपनी जो अल्फ्रेड शुट्ज का फेनोमेनोलॉजी है, इस फेनोमेनोलॉजी में वो इंटर सब्जेक्टिविटी पर, अंतः व्यक्तिनिष्ठता पर बहुत अधिक बल देते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज के फेनोमेनोलॉजी के 3 तत्व हैं, 3 आधार हैं। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब चूंकि प्रश्न सॉल्व कराना है तो इन सब चीज़ों को पढ़ाना जरूरी हो जाता है। शुट्ज ने अपने प्रघटना शास्त्र में 3 तत्वों की बात की है। लाइफ वर्ल्ड, कहते हैं ये लाइफ वर्ल्ड क्या है, जिस जगत में हम रहते हैं इस जगत के जो आसपास की चीज़ें, जो मूल हैं,
जो विश्वास है, जो जिनसे हमारी चेतना का आधार बनता है और हम अपनी स्वतंत्र चेतना के आधार पर भी इनको देखते हैं, तो कहते हैं हमारे आसपास की जो दुनिया है वही हमारा जीवन जगत। वो स्वाभाविक अभिवृद्धि की भी बात करते हैं अपने सिद्धांत में, नेचुरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, और इंटर सब्जेक्टिविटी यानी अंतर विषयकता के आधार पर, व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर, आप जब स्वयं के अनुभव के आधार पर जब समाज की चीज़ों को का अध्ययन करो या समझो, उसी को ये अपनी फेनोमेनोलॉजी में शामिल करते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो हसरेल है वो अमूर्त नियम बनाना चाहते थे फेनोमेनोलॉजी का, लेकिन अल्फ्रेड सुट्स हसरेल के इस अमूर्त नियम से सहमत नहीं थे। हसरेल जो है, या हम कहेंगे जो सुट्स हैं, ये सुट्स कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्टॉक ऑफ नॉलेज है, जो व्यक्ति के ज्ञान का भंडार है, या ज्ञान का भंडार व्यक्ति के लाइफ वर्ड से निर्धारित होता है, या लाइफ वर्ड क्या है, जीवन जगत से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इन्होंने स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की है, किसने, हसरेल ने, सॉरी सुट्स ने। और सुट्स कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो लाइफ वर्ड है, इस लाइफ वर्ड की जो ज्ञान है, हम इसको पैरामाउंट रियलिटी मान लेते हैं, सर्वोच्च वास्तविकता मान लेते हैं। हम इस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह व्यक्त नहीं करते, हम इसको बिना प्रमाण के स्वीकार मान लेते हैं। जो हमारा जीवन जगत हमें ज्ञान देता है, हम इनको टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जब टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में आप स्वीकार कर लेते हो तो संदेह व्यक्त नहीं कर पाते हो, आप सही से प्रश्न नहीं पूछ पाते हो, क्योंकि आप इस तरीके से व्यवहार ही नहीं कर पाते हो कि आप दूसरे दुनिया से आए हुए व्यक्ति हो। आप तो कहते हो, आप प्रश्न ही नहीं उठाते हो कि इस किताब का क्या काम है, महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है। आप मान के चलते हो कि जीवन जगत है, जीवन जगत ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, आप बढ़िया लगे। अगर आप एक फेनोमेनोलॉजिस्ट हो तो हर सामाजिक घटना पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो आप, चूँकि अगर आप वास्तविक रूप से सामाजिक घटनाओं को समझना चाहते हो तो आपको प्रश्न लगाना पड़ेगा, संदेह करना पड़ेगा। आपका जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, इस स्टॉक ऑफ नॉलेज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो अल्फ्रेड सुट्स कहते हैं कि यह समाज में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, और इसी श्रेणियों का इन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर आप मुंबई शहर का, क्योंकि ये तो किताबों में लिखा है, अल्फ्रेड सुट्स तो श्रेणियों की बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि मुंबई शहर है, तो मुंबई शहर में कई प्रकार के आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के समाज हैं। फिल्म उद्योग में लगा हुआ समाज है, औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ श्रमिक समाज, श्रमिक लोगों का अलग समाज। कहते हैं कि सभी लोगों का अपना एक श्रेणियाँ होती हैं, उनका अपना एक सोशल वर्ल्ड होता है। और इसी जीवन जगत में वो बी और दे के आधार पर दो सामाजिक रिलेशन की बात करते हैं। कौन? अल्फ्रेड सुट्स। कहते हैं एक तो बहुत ही विचित्र संबंध होते हैं और एक बहुत ही विशिष्टीकृत संबंध होते हैं। एक यूनिक होते हैं और एक टाइपिकेशन होते हैं। जो विचित्र संबंध होते हैं यह अव्यक्तिक होते हैं और हम के आधार पर होते हैं। जैसे माँ बेटे का संबंध, अगले पल बिल्कुल एकदम नाराज हो जाए और अगले पल बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। और विशिष्टीकृत संबंध ग्राहक और दुकानदार, बे के संबंध टीचर और स्टूडेंट के संबंध, यानी इनके बीच स्पष्ट विभाजन की रेखा खींची जा सकती। तो मैंने एक बहुत क्विक रिवीजन आपको करवा दिया ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत आराम से कर पाओ। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों की बात। पहला वाला जो प्रश्न है ये सीधा कथन है कि यह किसने कहा है कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होते हैं। यह अल्फ्रेड सुट्स का कथन है, आपको इसको ऐसा ही याद कर लेना क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका ये कथन है, यह किसने माना कि कृत्य प्रायः नैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। ये अल्फ्रेड सुट्स का है। निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, अल्फ्रेड सुट्स को फिनोमेनोलॉजी का वास्तविक जनक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सुट्स के सिद्धांत में त्रिपक्षीय स्तंभ, देखो त्रिपक्षीय स्तंभ की मैंने बात की थी, देखो ये लिखा है अपना फिनोमेनोलॉजी में, यहीं पर मैंने बात कर दी थी। क्या? लाइफ वर्ड, नेचुरल एप्टीट्यूड और इंटर सब्जेक्टिविटी। अब चलो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। लाइफ वर्ड की वो बात करते हैं, जीवन जगत की बात करते हैं। इंटर सब्जेक्टिविटी को थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ रहता है लेकिन ये इंटर सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, और वो नेचुरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, बस यहीं से पर कृत्रिमता की बात उन्होंने नहीं की है, सांस्कृतिक विश्व की बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, प्राकृतिक अभिवृत्ति, जीवन जगत। हाँ, तो पहला वाला ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है कि लाइफ वर्ड की वो बात करते हैं, अंतर आत्मनिष्ठता की बात करते हैं और वो प्राकृतिक अभिवृत्ति की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा अगर इंग्लिश होता तो और भी अन्य विषय की जगह है अंतर आत्मनिष्ठता की वो बात करते हैं। ठीक, चलो सामाजिक स्थिति के बारे में अल्फ्रेड सुट्स की समझ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
दैनिक जीवन, बिल्कुल सामाजिक जगत की वो बात करते हैं। स्थिति के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उसमें उसमें उन व्यक्तियों द्वारा समान रूप से, बिल्कुल एकदम वो बात करते हैं सब चीज़ों की। एक सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना उसकी पारस्परिकता के संदर्भ में निर्माण, ठीक है, ये भी उनकी बातों का सारांश है। लेकिन वो ऐसे धर्म को साझा करना, इन सब की वो बात नहीं करते, यानी जो उसमें पूछा गया नहीं, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड सुट्स के अनुसार प्रघटना विज्ञानी क्या, वैज्ञानिक क्या है? वह बाह्य विश्व के अस्तित्व को नकारते हैं, ऐसा नकारते तो बिल्कुल। सामाजिक विश्व के लिए आंतरिक तथा बाह्य विश्व के नकारते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, मतलब नकारते नहीं है। सामाजिक विश्लेषण के लिए आंतरिक तथा बाह्य विश्व की स्थायीवादता नहीं है, स्थायीवादता नहीं। वास्तविक सामाजिक छवि के निर्माण के लिए बाह्य विश्व और द्वारा सामाजिक विश्व को प्रभावित किया जाना नहीं। सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व के निलंबन को निलंबित करता है, ये ठीक है। वो कहते हैं सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व को निलंबित करता है। जब आप पहला वाला वीडियो देखोगे तो उसमें हमने बताया है, हसरैल में जब हम पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि एक बाह्य विश्व होता है और एक आंतरिक जगत होता है, आंतरिक व्यक्ति की इंटर सब्जेक्टिविटी। कहते हैं इस बाह्य विश्व को समझने के लिए आपको स्वयं के अनुभव के आधार पर आप समझ सकते हो। तो ये वाला सेंटेंस उसी लाइन से मिलता जुलता है, इसलिए ये आंसर सही हो जाए। अब निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवधारणा के सेट को सुट्स द्वारा प्रयोग किया गया है? क्रांति की बात सुट्स नहीं करते भाई। प्रतीकीकरण, ये तो ठीक है। टाइफिकेशन, जीवन विश्व, वर्ग की बात नहीं की है। यानी प्रतीकीकरण, टाइफिकेशन, लाइफ वर्ड, स्टॉक ऑफ नॉलेज, उपाय, बिल्कुल सही है। ये वाली आप उपाय को भी थोड़ा सा जोड़ लीजिए, इन्होंने उसकी भी बात की है। निम्नलिखित में से किसने हुसरल के घटना क्रिया विज्ञान का आलोचना, अरे भाई अल्फ्रेड सुट्स ने, हर्सल के जो सिद्धांत था उसको संशोधन करके फिनोमेनोलॉजी की स्थापना की एडवर्ड हर्सल ने, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है? अब देखो भैया, मैंने कहा ही था कि जो अल्फ्रेड सुट्स हैं, अल्फ्रेड सुट्स का जो प्रारंभ होता है वो मैक्स वेबर की आलोचना से ही होता है। अपना फिनोमेनोलॉजी उनका, कि व्यक्ति कैसे अभिप्राय लगाता है, इस प्रकार की बात मैक्स वेबर नहीं करते, तो ये बात से होगी। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिका के अंतर, अपने सीधे मैंने आपको पहले पढ़ा के आया हूँ, ये सब अल्फ्रेड सुट्स का फिनोमेनोलॉजी जो है वो घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिका का अंतर क्रिया विज्ञान का मिश्रण है। इंटर सब्जेक्टिविटी की बात कौन करता है? अब बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता चल गया है, इतनी बार मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं? ये वाला कोटेशन बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, 2 और 3 बार एग्जाम में आ गया है कि यह किसका विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं की अंतर चेतना के प्रवाह में रहते हैं? अल्फ्रेड सुट्स का ये कथन है। किसने अपनी पद्धति में इस तरह के लोगों दूसरों की, वो सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, अल्फ्रेड सुट्स का, ठीक। प्रघटना शास्त्र का शिल्पकार यानी जनक कौन है? अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अल्फ्रेड सुट्स के अनुसार वेबर ने निम्नलिखित किसके बारे में नहीं कहा कि अभिप्राय कहाँ से लेते हैं? बिल्कुल, वे स्वयं और अन्य के बीच अनूठे और बुनियादी संबंधों की पहचान करने का प्रयास नहीं करते। दोनों सही हैं, इस प्रकार की बात अल्फ्रेड सुट्स ने वेबर के बारे में कही। अल्फ्रेड सुट्स के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है? यह आत्मनिष्ठ विषय जगत है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं और सबकी उन्होंने बात की है। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, बड़े जल्दी हो गए हैं, 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो जीवन जगत, दुनिया, अंतर व्यक्ति निष्ठता, प्राकृतिक अभिवृद्धि बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ये वाला प्रश्न आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये अभी करवा के तो आए हैं, इसका क्या हो जाएगा? ये बाह्य विश्व के निलंबन को, ये 13 वाला ऊपर सॉल्व करवा के आया था मैं। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय घटना विज्ञान और अमेरिका के अल्फ्रेड सुट्स के सिद्धांतों में यूरोप का घटना यानी फिनोमेनोलॉजी और अमेरिका का अंतःक्रियावाद का मिश्रण अल्फ्रेड के सिद्धांतों में देखने को मिलता है? किसके लेखन में इंटर सब्जेक्टिविटी बताने की आवश्यकता नहीं, सुट्स, ठीक है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, गारफिंकल,
लाइफ वर्ड की बात करते हैं अल्फ्रेड सुश। ड्रामेटोलॉजी इरविन गॉफमैन। सोशल कंस्ट्रक्शन पीटर वर्जर एवं लकमैन। निम्नलिखित किसने लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं की चेतना के प्रवाह में रहते हैं। तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। जिस तरह से लोग दूसरा, अरे वही चीज़ क्यों रिपीट करवा रहे हो। एक्सचेंज थ्योरी यानी विनिमय सिद्धांत पीटर ब्लॉ। नाटक इरविन गॉफमैन। अंतर व्यक्तिनिष्ठता अल्फ्रेड सुश। निर्देशिका गारफिंकल। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, अभी मैं सॉल्व करवा के आया हूँ, वही रिपीट बार बार लगा दिए क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सुट्स ने जीवन जगत की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से व्याख्या की है, कोई गलत है। लोग बिल्कुल रहते हैं, यह प्रतिदिन के जीवन का जगत है, बिल्कुल सही है। यह कहाँ विद्यमान रहता है, गलत। यह साझा और निजी है, बिल्कुल सही है। अंतर व्यक्तिनिष्ठता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वो गलत को पहचानना था तो इसका बी हो जाएगा। देखो भाई, इनकी जर्मन भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो ये जीवन जगत को लेब्सवेल्ट भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है यह एक अंतर विषयक जगत होता है। अंतर विषयनिष्ठ जगत की बात इसमें होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जीवन जगत के लिए लेवेंसवेल्ट का भी प्रयोग, लेवेंसवेल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है क्वेश्चन, इसको बार बार करने का कोई मतलब है नहीं। अल्फ्रेड सुश की पुस्तक का नाम बताइए। अब भाई बता दो, अल्फ्रेड सुश फिनोमेनोलॉजी एंड द वेस्टर्न का, बिल्कुल नहीं। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। द आइडियाज इंट्रोडक्शन, ये तो सब हसरेल की है, ये भी हसरेल की है, ये सुट्स का है, ये पीटर वर्जर और लकमैन का है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सुट्स ने सामाजिक यथार्थ के 4 क्षेत्रों की पहचान की है। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है भाई किस पर, अनुभाविकता पर। सामाजिक संबंधों में 2 प्रमुख तत्व हैं, सुट्स की व्याख्या के केंद्र बिंदु बने हैं, जिनमें से एक है अनोखापन और दूसरा क्या है, प्रारूपीकरण। आप पहला वीडियो जब गौर से देख लेंगे 1-2 बार तो आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसान लगने लगेंगे। अल्फ्रेड सुश ने भौतिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विश्व की अनुभूति प्रारंभ से ही निम्नलिखित में से संबंधित है। ये इसमें वो प्रतीक की बात, चिन्ह की बात, संकेत, अर्थ, टाइपिकेशन की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, अभी पढ़ा के आया। अल्फ्रेड सुश के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है, क्या है, दिन प्रतिदिन की दुनिया। यही तो लाइफ वर्ड है, यही तो लाइफ वर्ड, यही तो पैरामाउंट रियलिटी मैंने कहा। इसी के लिए तो स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की, इसी के लिए तो पैरामाउंट रियलिटी की बात की। चलो, अल्फ्रेड सुश के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया प्रारंभ नहीं, गलत। सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सविज्ञता तथा पूर्व परिचितता के अंतर्गत ढांचे के भीतर बनती हैं। ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन दैनिक दुनिया की पारगम्यता, ये सब चीज़ों की वो बात नहीं करते, यानी इसका केवल 2 सही है। ठीक है, कहाँ है 2 सही, ये इसको लगा दीजिए। ठीक है, ये 2021 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यह फिनोमेनोलॉजी का सेकेंड पार्ट है। मैंने सारे प्रश्न भी सॉल्व करा दिए, आपको थ्योरी भी एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम इसके बाद आपसे एथनोमेथोडोलॉजी के साथ मिलेंगे, और एथनोमेथोडोलॉजी में जो हमारे गारफिंकल जी हैं उनके सारे क्वेश्चन और उनकी थ्योरी हम 1-2 दिन में सॉल्व कर लेंगे। अब अगले वीडियो पे मिलेंगे। ठीक।